नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के भक्ति एवं श्रृंगार का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको नंबर 1 से लेकर के, ठीक है ना, दोहा नंबर 1 से लेकर के दोहा नंबर 11 तक की पूरी लिखित व्याख्या बता दिया था, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में आप सभी को आगे के जितने भी दोहे हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 12 से लेकर के 21 तक के सभी दोहों की आपको व्याख्या बताने वाला हूँ, ठीक है ना। नोट्स भी मैंने साथ में ले रखा है। पहले मैं आपको बुक में बताऊंगा, फिर अपनी इस नोट्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। पूरा एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो में अंत तक आप लोगों को जुड़े रहना है और अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। आपको डिटेल में पूरा समझ में आएगा, एक एक मीनिंग को आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिय कै ध्यान गही गही रही वही है नारी, आपु आपु ही आरसी लखिरी झतिरी झवारी। समझना, यहाँ पर देखो अभी तो नायक नायिका का वर्णन चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पिछले कई दोहों में पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि नायक नायिका का ही वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जा करके पहले उसको देख लो, ठीक है ना। अब देखो प्रिय कै, प्रिय माने क्या होता है? प्रियतम। यहाँ पर भी एक नायिका की स्थिति का वर्णन करते हुए बिहारी जी क्या कहते हैं कि एक नायिका जो है अपने प्रियतम कै माने की, ठीक है ना, प्रियतम की ध्यान में यानी याद में, ठीक है ना, प्रियतम की याद में या ध्यान को गही गही माने पकड़े पकड़े। अब यहाँ पर देखो ध्यान को पकड़ना ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो गही गही का अर्थ है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे करते करते, ठीक है ना। यानी एक नायिका अपने प्रियतम की याद करते करते, ठीक है ना, एक प्रियतम की याद करते करते रही वही है नारी, रही वही है नारी। रही माने रह गई, रही माने रह गई या हो गई, ठीक है ना। रही माने हो गई, वही माने वही, वही मतलब प्रियतम, ठीक है ना। यानी प्रियतम की याद करते करते वही नारी जो है माने हो गई, क्या हो गई? वही यानी प्रियतम हो गई, ठीक है ना। एक बार फिर से देखना कि एक नायिका जो है अपने प्रियतम की याद करते करते रही माने हो गई, नारी माने वही नारी, यानी नारी मतलब नायिका, ठीक है ना। माने हो गई, वही माने प्रियतम, क्या हो गई? प्रियतम, यानी खुद को प्रियतम समझने लगी। एक नायिका अपने प्रियतम की ध्यान करते करते स्वयं को प्रियतम समझने लगी। और आप ही आरसी, आरसी माने क्या होता है? दर्पण में यानी शीशे में, लखी माने देख करके, आप ही माने अपने आप को ही, ठीक है ना। और अपने आप को ही शीशे में देख करके रिझति माने प्रसन्न हो रही है, मुग्ध हो रही है, ठीक है ना। क्या करती थी? प्रीतम की याद करती थी, तो प्रीतम की याद करते करते स्वयं प्रीतम हो गई और इसलिए वह अपनी ही छवि को शीशे में देख करके रिझति माने प्रसन्न हो रही है। रिझवारी, रिझवारी माने दूसरों को प्रसन्न करने वाली, यानी कि अपने प्रियतम को प्रसन्न करने वाली नायिका, ठीक है ना, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने वाली नायिका स्वयं अब प्रियतम बन चुकी है और शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके रिझति माने प्रसन्न हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा, देखिए बिहारी के दोहे हैं, साफ साफ बता दूं तो दोस्तों, तो इनके दोहे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा श्लिष्ट होते हैं और कठिन अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख लिख करके इसलिए बताता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है पिय कै ध्यान, दूसरी तरफ रिझवारी, ठीक है। डैश डैश कर देना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने प्रेम में मग्न एक नायिका की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे नायिका का मतलब होता है हीरोइन, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे एक नायिका अपने प्रियतम के ध्यान को करते करते वह स्वयं को ही प्रियतम समझने लगी, इसलिए वह अपनी ही छवि को दर्पण में देखती है और अपने आप पर ही रीझती है। अपने आप को प्रियतम और अपने प्रतिबिंब को अपनी मूर्ति समझकर देखती है और मुग्ध होती है, ठीक है ना। यानी स्वयं को वो प्रियतम समझ ली और शीशे में जो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको वो नायिका समझ ली, ठीक है ना, और मुग्ध हो रही है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे छंद दोहा, रस श्रृंगार, रस गुण प्रसाद, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, ठीक है ना। क्योंकि गही गही 2 बार आया है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले दोहे को।
ठीक है ना। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा पूरी कोशिश के साथ, ठीक है ना। 13वां देखो, जोग जुगति सिखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नयन। जोग, जोग जुगति माने जोग का मतलब होता है योग साधना, ठीक है ना। योग साधना, जोग जुगति का मतलब हो जाएगा योग साधना की सारी युक्तियां, जुगति माने युक्ति, ठीक है ना। योग साधना की सारी युक्तियां, सिखे माने सिखा दिया है, सबे माने सभी, मनो माने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। मनो माने मानो, महामुनि मैन, मैन माने कामदेव, ठीक है ना। महामुनि माने महर्षि, ठीक है ना। महामुनि माने महर्षि, मैन माने कामदेव। तो एक सखी अपनी नायिका से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, ठीक है ना। एक सखी अपनी नायिका से क्या कहती है, एक सखी से ही कहती है, यानी नायिका से कहती है। एक सखी नायिका से क्या कहती है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि तुम्हें महर्षि कामदेव ने सारी योग की युक्तियां सिखा दिया है, ठीक है ना। यानी सारी प्रेम कलाएं सिखा दिया है, सारी योग साधना की विद्याएं सिखा दिया है, और इसीलिए चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नयन, और इसीलिए चाहत माने चाहते हैं, पिय माने प्रियतम के साथ, अद्वैतता का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो की भावना ना हो, यानी एकता की भावना, ठीक है ना। अद्वैतता की मतलब क्या है, एकता की भावना। अद्वैतता यानी प्रियतम के संग एकता की भावना चाहने के लिए कानन माने तुम्हारे कानों तक, ठीक है ना। कानन माने कानों तक, सेवत माने फैले हुए, ठीक है ना। कानों तक फैले हुए, नयन माने नेत्र जो हैं, ठीक है ना। यानी तुम्हारे नेत्र जो हैं कानों तक इसीलिए फैल रहे हैं। देखिए इसके दो अर्थ निकलेंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला अर्थ देखो तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि तुम्हें महर्षि कामदेव ने योग की सारी विद्याएं सिखा दिया है, और इसीलिए तुम्हारे नेत्र जो हैं कानों तक फैले हुए हैं, क्योंकि वो अपनी प्रियतम से एकता की भावना चाहते हैं, ठीक है ना। कानों तक फैले हुए यानी कानों से भी वो मिलना चाहते हैं। एक अर्थ तो इसका ये हो जाएगा। अब इसमें कई लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैं लिख करके स्पष्ट कर दूंगा पूरा। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जोग जुगत सिखये सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नयन। कि एक व्यक्ति जो कामदेव के जिसके ऊपर जिसको मतलब महर्षि कामदेव ने सारी योग की विद्याएं सिखा दिया है, ठीक है ना। वो क्या करता है, कानन माने जंगल में, ठीक है ना। कानन माने जंगल में, सेवत माने रहता है या स्वयं को पालता है, ठीक है ना। नयन माने अकेले, ठीक है ना। वो अपने अध्यात्म देवता से यानी परमात्मा से, ठीक है ना। चाहत पिय को यहाँ पर क्या लिख देंगे, परमात्मा, यानी वह अपने परमात्मा से एकात्मा की भावना को चाहने के लिए जंगल में, कानन माने जंगल में, सेवत माने रहता है, या देखिए जिसको योग साधना आ जाती है ना, फिर वो क्या करता है अपने मोह माया को सब त्याग करके जंगल में चला जाता है, कानन में चला जाता है, और वहां पर ही अपनी शरीर को पालता है, ठीक है ना। तो इसके दो अर्थ हैं, तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है जोग जुगति, दूसरी तरफ सेवत नयन। संदर्भ में पूर्वोक्त प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में एक नायिका को कामदेव से प्राप्त योग साधना की विद्या का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे, सखियां नायिका से कहती हैं कि ऐसा लगता है कि महामुनि कामदेव ने तेरे नेत्रों को योग साधना की सभी युक्तियां, प्रिय से मिलने के सभी उपाय सिखा दिए हैं, तभी तो कानों तक लंबे, ठीक है ना, कानों तक लंबे तेरे नेत्र जो हैं प्रिय से आकर के, ठीक है ना, प्रिय से आकर के उसी प्रकार मिलना चाहते हैं जिस प्रकार महामुनि द्वारा योग की युक्तियां प्राप्त किया हुआ शिष्य जो है ब्रह्मा से आत्मा की अद्वैतता यानी एकता स्थापित करने के लिए वन में निवास करने लगते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों अर्थ को ऐसे ही आपको समेट करके लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, दोनों को समेट करके लिख देना है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, छंद दोहा रस शांत गुण प्रसाद अलंकार अनुप्रास, ठीक है। चलो चलते हैं अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। मूड़ चढ़ायो रहे पर्यो पीठी कच भारू, रहे गरे परि राखी बो तऊ हिये पैहारू। समझना, ठीक है ना, तऊ हिये पर हारू, समझना। मूड माने सिर, ठीक है ना। मूड माने सिर पर, चढ़ाएं मतलब चढ़ाने पर भी, ठीक है ना। मूड माने सिर पर, चढ़ाएं मतलब चढ़ाने पर भी, रहे माने रहता है, ठीक है ना। मूड माने सिर पर, चढ़ाने पर भी, रहे माने रहता है, पर्यो माने पड़ा, पीठ माने पीठ पर, कच भारू का मतलब ये होता है कि बालों का समूह, ठीक है ना। कच भारू मतलब बालों का समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देखो बाल को यहाँ पर कवि ने क्या माना है, अत्यधिक नीच माना है, ठीक है ना। बाल की तुलना नीच व्यक्ति के साथ किया है और हार की तुलना एक अच्छे व्यक्ति के साथ किया है, ठीक है ना। तो कवि क्या कहते हैं, कवि क्या देखिए कैसे लिखेंगे कि कवि बाल को नीच व्यक्ति मानते हुए कहते हैं कि बालों को चाहे जितना आप सिर पर चढ़ा लो, ठीक है ना,
यानी कि बालों को चाहे जितना आप सिर पर चढ़ा लो, चाहे जितना उनका सम्मान करो, ठीक है ना। सिर पर चढ़ाना मतलब सम्मान करना, यानी चाहे जितना आप उनका सम्मान करो, चाहे जितना आप उनको अपने मूड पर चढ़ा लो, सिर पर चढ़ा लो, लेकिन वो फिर भी आपके पीठों पर ही जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सिर से जा करके बाल कहाँ पर गिरते हैं, पीठ पर ही, ठीक है ना। यानी पीठ पर जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि नीच व्यक्ति को चाहे आप जितना सम्मान दे दो वो नीचा ही दिखेगा, यानी समाज में उसका लोग निरादर ही करेंगे अगर कोई नीच व्यक्ति है तो, ठीक है ना। यानी समाज में उसका निरादर ही होगा। और रहे गरे परी, रहे माने रहता है, गरे माने गले पर ही, परी माने पड़ा। जबकि हार कैसा होता है, हार एक अच्छा व्यक्ति हार की तुलना अच्छे व्यक्ति के साथ करते हैं और कहते हैं कि हार जबकि गले में ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। यानी गले में ही पड़ा रहता है, कभी कभी टाइट भी रहता है, यानी गले को दुख भी देता है, लेकिन फिर भी राखिबो माने रखते हैं, तब माने तब भी, हिये माने हृदय पर हारू, हृदय पर हारू माने हार को, ठीक है ना। अब देखिए गले से हृदय पर ही हार लटकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति जो है क्या होता है, चाहे अगर किसी को दुख भी देगा लेकिन फिर भी लोग उसको क्या करेंगे, अपने हृदय पर बसाते हैं अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो। वहीं पर अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है तो उसका समाज में हमेशा निरादर होता है। जैसे हार क्या होता है, गले पर पड़ा रहता है लेकिन फिर भी लोग उसको अपने हृदय तक धारण करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है मूढ़ चढ़ाएं, दूसरी तरफ पर हारू, संदर्भ पूर्वत यानी पिछले वाले जैसा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार समाज में उसका मान सम्मान होता है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे कवि बालों के समूह को नीच व्यक्ति का दर्जा देते हुए कहते हैं कि बालों को सिर पर चढ़ाए रखने पर भी वह पीठ पर ही पड़े रहते हैं, अर्थात आदर दिखलाने पर भी नीच व्यक्ति का निरादर ही होता है। और यद्यपि हार गले में रहता है तब भी वह लोगों के हृदय में ही रखे जाते हैं, अर्थात निरादृत, ठीक है ना। निरादृत होने पर भी सज्जन का सम्मान ही होता है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, ठीक है। चलो चलते हैं अगले दोहे पर, तब तक मैं नोट्स की पेज पलट देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगला दोहा, अगला दोहा आप सभी के सामने आ चुका है। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा, ठीक है ना। रहो गुही बेनी, देखिए आगे यहाँ से यहाँ तक जितने सब नायिका नायिका के मिलेंगे, ठीक है ना। नायक नायिका की प्रेम कथा मिलेगी, इसलिए कहूँगा कि आप लोग यूज हेडफोन, ठीक है ना, ताकि आप लोग अगर पेरेंट्स के सामने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हेडफोन का यूज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो रहो गुही बेनी, लखे गुही बे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठी सुखाए बार, ठीक है ना। समझना, देखो मैं एक एक शब्द बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या करता है, एक प्रेमी जो है प्रेमिका के बालों को गूंथ रहा है, यानी उसकी चोटी बना रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, चोटी बना रहा है। तभी वो क्या कहती है कि रहो, रहो माने रहने दो, ठीक है ना। तभी प्रेमिका क्या कहती है, नायिका क्या कहती है कि रहने दो। गुही बेनी, गुही बेनी मतलब गुह गई बेनी, गुह गई बेनी मतलब गूंथ गई, बेनी माने चोटी, ठीक है ना। रहो माने रहने दो, गूंथ गई चोटी, ठीक है ना। क्या हो गया, क्या कहती है कि रहने दो, गूंथ गई चोटी, लखे गुहिबे के त्योनार, लखे माने देख कर, गुहिबे मतलब गूंथने के, त्योनार माने ढंग को यानी तरीके को, ठीक है ना। तो प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के चोटी गूंथने के तरीके को देख कर क्या कहती है, क्या करती, थोड़ा अपमान करते हुए कहती, थोड़ा निंदा करते हुए क्या कहती, रहने दो, तुम्हारे माथे जो है यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है इस चोटी को गूंथना, ठीक है ना। यानी तुम इस चोटी को नहीं गूंथ सकते हो, ठीक है ना। लागे नीर चुचान जे नीठी सुखाए बार, लागे माने लगे, नीर माने पानी, चुचान माने चूने, ठीक है ना। यानी टपकना, चुचान माने चूना या टपकना, यानी पानी टपकने लगा उन बालों से, किन बालों से, जे, जे माने जिनको, नीठ माने मुश्किल से, सुखाए मतलब सुखाई थी, बार माने बालों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो प्रेमिका क्या कहती है कि तुम्हारे चोटी गूंथने का तरीका इतना खराब है कि जिन बालों को मैंने बड़ी मुश्किल से सुखाई थी, ठीक है ना, उनसे बाल टपक, उनसे क्या होने लगा, पसीना जो है टपकने लगा, तो उसी को यहाँ पर पानी कहा गया है। यानी उन बालों से फिर से पानी टपकने लगा, यानी इतना ज़्यादा पसीना आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहती हैं कि रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है चोटी गूंथना, ठीक है। तो अब इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक तरफ लिखना है रहो गुही बेनी, दूसरी तरफ सुखाए बार। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में नायक नायिका की चोटी गूंथ रहा था जिससे पसीना के कारण चोटी भीगने का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे नायक नायिका की चोटी गूंथ रहा था, तो नायिका कहती है कि रहने दो, तुम बेनी यानी चोटी गूंथ चुके, यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे चोटी गूंथने के तरीके को देख लिया है। जो बाल मैंने बड़ी मुश्किल से सुखाई थी, तुम्हारे चोटी गूंथने के तरीके से वो बाल पुनः
पानी गिराने लगे यानी पानी से भीग गए। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। ठीक है ना। अब देखो अगर कहा जाए तो बिहारी जी ने कई दोहों को तो इतना बेहतरीन लिखा है कि क्या बात करें, और कई दोहे तो भाई मुझे तो फालतू के लगते हैं। ठीक है ना। अब देखो 16वां, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखें इकटक डीठी लगाई। यहाँ पर भी देखो नायक नायिका का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो एक नायिका जो है अपने हाथों की मुंदरी, मुंदरी किसको कहा जाता है, अंगूठी को। ठीक है ना। एक नायिका जो है अपने हाथों की अंगूठी के आरसी माने दर्पण में यानी शीशे में यानी नगीने में, ठीक है ना, जो अंगूठी में ऊपर नग लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। तो एक नायिका जो है अपने हाथ के अंगूठी के शीशे में प्रतिबिंबित यानी चमकते हुए प्यो माने प्रियतम के, पाई माने पा करके, यानी उस शीशे में उसके प्रियतम की फोटो चमक रही थी। ठीक है ना, क्योंकि प्रियतम उसके जस्ट पीछे खड़ा था। ठीक है ना। तो अपने एक नायिका जो है अपने हाथों की मुंदरी में अपने प्रियतम के चमकते हुए छवि को देख करके पीठ दिए निधरक लखाएं, पीठ माने अपने प्रियतम की तरफ पीठ कर लिया उसने। ठीक है ना। अपने प्रियतम की तरफ पीठ दिए माने दे करके यानी पीठ कर लिया अपने प्रियतम की तरफ, और अपने तरफ अपने हाथ को आगे कर लिया, और निधड़क, निधड़क यानी बिना किसी डर के। ठीक है ना। निधड़क यानी निडर हो करके, लखे माने देख रही है, लखे माने देख रही है, एकटक, एकटक माने एकटक यानी लगातार, डीठ माने दृष्टि लगाई माने लगा करके। ठीक है ना। यानी अपने प्रियतम को, प्रीतम की फोटो को अपनी अंगूठी में ही देख रही है लेकिन पीछे नहीं मुड़ रही है। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे कर मुंदरी, दूसरी तरफ डीठी लगाई। ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग इसमें लिखेंगे, इस दोहे में नायिका द्वारा नायक को प्रेम पूर्वक देखने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे, नायिका अपनी हाथ की अंगूठी के दर्पण में अपनी प्रियतम की छवि को देखकर वह पीठ पीछे करके अपने प्रियतम की छवि को एकटक देख रही थी। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार विभावना अनुप्रास। ठीक है। चलो चलते हैं अगले दोहे पर। 17वां नंबर दोहा आप सभी के सामने आ चुका है। खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग नागर नरनु शिकार। देखो यहाँ पर भी एक सखी जो है नायिका से क्या कहती है कि अली, अली कहा जाता है सखी को। ठीक है ना। अली माने भंवरा भी होता है। तो क्या कहती है कि हे अली, हे सखी, खेलन सिखाए मतलब खेलना सिखा दिया है। ठीक है ना। हे अली खेलना सिखा दिया है, भले माने भली भांति। ठीक है ना। भले माने भली भांति, चतुर माने होशियार, अहेरी, अहेरी मार माने क्या होता है, मार माने कामदेव। ठीक है ना। मार माने कामदेव, अहेरी माने शिकारी। ठीक है ना। यानी कि अहेरी का अर्थ यहाँ पर शिकारी है और मार माने कामदेव। ठीक है ना। यानी भली भांति, चतुर, चतुर शिकारी कामदेव, इन तीनों का अर्थ क्या हुआ कि चतुर शिकारी कामदेव ने, हे सखी चतुर शिकारी कामदेव ने तुमको भली भांति खेलना सिखा दिया है। अब खेलना सिखा दिया है का मतलब ये है कि प्रेम करना, प्रेम साधना करना, योग करना सिखा दिया है भली भांति। ठीक है ना। हे सखी चतुर शिकारी कामदेव ने तुमको भली भांति प्रेम करना सिखा दिया है, और इसीलिए ये काननचारी, काननचारी मतलब कानन का मतलब क्या होता है, कानन का मतलब तो एक कान भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। काननचारी मतलब कानों तक फैले हुए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कानन का अर्थ जंगल लेंगे। ठीक है ना। जंगल में, ठीक है ना। जंगल में चारी मतलब चरण करने वाले यानी घूमने वाले, यानी जंगल में घूमने वाले। ठीक है ना। जंगल में घूमने वाले, इसलिए हे सखी ये कान रूपी जंगल में। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। नयन मृग, नयन माने नेत्र, मृग माने हिरण। ठीक है ना। यानी मृग रूपी हिरण जंगल में घूमने वाले ये तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण जो हैं, नागर माने नगर के, नरन, देखिए नागर माने पुरुषों का, नरन माने लोगों का। ठीक है ना। नागर माने नगर के, नरन माने पुरुषों का, शिकार माने शिकार कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तो विरोधाभास अलंकार आपको मिलेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कोई शिकारी अगर शिकार करने जाता है तो कोई जानवर उसके सामने खुद नहीं आता। ठीक है ना। वो पहले जानवरों को ढूंढता है फिर उसके ऊपर प्रहार करता है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है। क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो एक सखी नायिका से क्या कहती कि हे सखी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, तुम्हारे नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे चतुर शिकारी कामदेव ने तुम्हें भली भांति प्रेम करना सिखा दिया है, क्योंकि ये तुम्हारे जंगल में घूमने, ठीक है ना, जंगल, काननचारी मतलब जंगल में घूमने वाले नयन रूपी हिरण जो है, हिरण नयन रूपी, यानी कि यहाँ पर हिरणों को जो है नेत्र के समान, नेत्रों को हिरण के समान मान लिया गया, क्योंकि शिकारी ज़्यादातर हिरण का ही शिकार करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जंगल में घूमने वाले तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण जो हैं, नगर के यानी
यानी आसपास के लोगों के, नगर माने नगर के नरनुमाने लोगों का शिकार माने शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन शिकार कर रहा है? यहाँ पर हिरन खुद लोगों का शिकार कर रहा है, क्योंकि हिरन को यहाँ पर नेत्र बताया गया है, यानी नेत्र जो है वो खुद लोगों का शिकार कर रहा है, जबकि हमेशा क्या होता है कि शिकारी जानवरों का शिकार करता है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका आप लोग कैसे लिखेंगे अर्थ, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा अर्थ डिफिकल्ट है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ पर आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक तरफ लिखेंगे खेलन सिखाए, दूसरी तरफ नरनु शिकार। संदर्भ में पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में एक सखी एक नायिका से उसके चंचल नेत्रों के बारे में कहती है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे कि सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी शिकारी ने तेरे कानों तक फैले नेत्र रूपी हिरणों को नागरिकों का शिकार करना सिखला दिया है, ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जंगल में रहने वाले हिरणों को कोई चतुर शिकारी बेध देता है, उसी प्रकार से नायिका के कानों तक फैले नेत्र चतुर पुरुषों को बेधने वाले हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार विरोधाभास, रूपक अनुप्रास, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सौ पागी, तनक कचाई देते दुख सूरन लो मुँह लागी। समझना, देखो बहुत ही अच्छा दोहा है, बेवफाई का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नायिका जो है अपनी प्रियतम से कहती है, क्या कहती है कि हे प्रियतम, हे ललन, ललन का मतलब प्रियतम, ठीक है ना। हे प्रियतम ललन सलोने अरु रहे, ठीक है ना। हे प्रियतम सलोने हो, यानी आप बहुत सुंदर हो, ठीक है ना। हे प्रियतम आप बहुत सुंदर हो, ठीक है ना। अरु, अरु माने और, ठीक है ना। हे प्रियतम आप बहुत सुंदर हो, और रहे माने रहते हो, अति माने अत्यधिक, स्नेह माने प्रेम पूर्वक, सौ माने से, पागी माने पागा है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, आप लोग बूंदी को देखते होंगे, पहले बनाते हैं फिर उसको चाशनी में पागते हैं, ठीक है ना। रसगुल्ले को भी पागते हैं, तो वही कहते हैं यहाँ पर कि ललन माने हे प्रीतम आप बहुत सलोने हैं, मैंने आपको अपने अत्यधिक प्रेम से पागा है। अत्यधिक यानी अति स्नेह से, यानी अत्यधिक प्रेम से पागा है, यानी आपसे अत्यंत प्रेम किया है, ठीक है ना। हे प्रियतम आप बहुत सलोने हैं, मैंने आपको अत्यधिक प्रेम किया है, परंतु तनक कचाई देत दुख। तनक माने तनिक, कचाई माने कच्चापन, तुम्हारा ये थोड़ा सा कच्चापन जो है मुझे दुख देता है, ठीक है ना। देखो वो प्रियतम कैसा था कि 2 स्त्रियों से प्रेम करता था, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी जो है पत्नी जो है यानी नायिका जो है क्या कहती है कि आपका ये जो थोड़ा सा कच्चापन जो है मुझे दुख देता है। जिस प्रकार सूरन की सब्जी जो होती है, सूरन की सब्जी आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि सूरन को चाहे जितना आप तेल से तल दो, चाहे जितना पका दो, लेकिन जब आप उसको खाओगे, यानी सूरन की सब्जी को खाओगे, तो तनिक गले में जो है, तनक माने तनिक, गले में कचाई देता है। कचाई यानी कच्चापन उसका जो है आपको हल्का सा खिचखिचाहट देगा, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि जिस प्रकार सूरन की सब्जी को चाहे जितना जो है आप लोग क्या करें, उसको तेल में तल दें, लेकिन जब आप उसको मुंह से खाएंगे तभी वो क्या होगा कि आपके गले में थोड़ा सा कच्चापन महसूस देता है। और इसलिए हे प्रियतम आपका ये 2 स्त्रियों से प्रेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक स्त्री कहती है। तो आप लोग इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, स्टूडेंट्सों को समझ में नहीं आता कि कैसे इसका अर्थ हम एग्जाम में लिखेंगे, कहीं एग्जामिनर गुस्सा ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ लिखना है ललन सलोने, दूसरी तरफ मुँह लागी, ठीक है। डैश डैश करना, संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में नायिका अपने प्रियतम को समझाती है कि वह उससे सच्चा प्रेम करे, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे कि नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम आप बहुत सुंदर और सलोने हैं, मैंने आपको अपने प्रेम रस से पागा है, अर्थात आपसे सच्चा प्रेम किया है, परंतु आपका ये मुझे छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम करना मुझे उसी प्रकार दुख देता है जिस प्रकार सूरन यानी एक प्रकार की सब्जी को चाहे जितना तेल में तल दो, परंतु खाते समय वह गले में थोड़ा सा कच्चापन जरूर देता है, ठीक है। ऐसे लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, उपमा। तो चलिए देखिए, अगर कायदे से देखा जाए तो 11th 12th के लेवल के ये सब फालतू के दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको तो पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 19वां। अनियारे दीरग द्रगनु किति न तरनि समान, वह चितवनी और कछु जिहि बस होते सुजान। देखो यहाँ पर राधा कृष्ण का प्रेम आया है, ठीक है ना। राधा कृष्ण का प्रेम यहाँ पर बिहारी जी ने वर्णित किया है।
बहुत ही सुंदर शब्दों में, ठीक है ना। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि अनियारे, अनियारे माने नुकीले, अनियारे माने नुकीले, दीर्घ माने बड़े बड़े, द्रगन माने नेत्र, ठीक है ना। किति माने किति न तरन, किति न तरन, तरन माने स्त्रियों का, ठीक है ना। किति न माने कितनी नहीं, किति न माने कितनी नहीं, समान माने समान है, ठीक है ना। वह चितवन और है कुछ, वह चितवन माने दृष्टि या देखना कुछ और है, जी बस माने जिसके बस में होत माने हो जाते हैं, सुजान माने अच्छे लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिहारी जी क्या कहते हैं कि अनियारे यानी राधा जी के समान, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा अपने से ऐड करेंगे। बिहारी जी क्या कहते हैं कि राधा जी के समान इस दुनिया में, ठीक है ना, राधा जी के समान नुकीले, अनियारे माने नुकीले और बड़े बड़े नेत्र इस दुनिया में काहू बहुत ज़्यादा यानी कितनी ना, यानी ना जाने कितनी स्त्रियों का, ठीक है ना, ना जाने कितनी स्त्रियों का, तरन माने स्त्रियों का है, यानी राधा जी के समान नुकीले और बड़े बड़े नेत्र इस दुनिया में न जाने कितने स्त्रियों के हैं, परंतु राधा जी की वह दृष्टि कुछ और ही है, राधा जी की वह चितवनी यानी वह दृष्टि कुछ और ही है, जिसके बस में सुजान यानी अच्छे लोग अर्थात भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी राधा जी का वह देखना, वह तिरछा देखना, वह चितवनी जो है कुछ और ही है, जिसके बस में भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है अनियारे दीर्घ, दूसरी तरफ होत सुजान। संदर्भ में पूर्वोक्त प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने उत्तम दृष्टि की विशेषता को बताया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि राधा जी के समान तो इस संसार में न जाने कितनी स्त्रियां नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली हैं, परंतु राधा जी की दृष्टि कुछ अलग ही है, क्योंकि उनकी दृष्टि के वश में भगवान श्री कृष्ण यानी सुजान स्वयं हो जाते हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, रस छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, ठीक है। गुण प्रसाद लिख लेना। चलो चलते हैं अगले दोहे पर। अब देखो इन दो दोहों में कवि ने प्रेम को एकदम निरर्थक बताया है, यानी व्यर्थ बताया है। क्या कहा है कि प्रेम करना एकदम व्यर्थ है, ठीक है। क्यों बसिए क्यों निभाइए नीति ने पुरनाही, लगा लगी लोइन करे नाहक मन बंध जाही, लगा लगी लोइन करे नाहक मन बंध जाही। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि नीति माने नीति यानी कोई नियम, नेहपुर, नेहपुर माने प्रेम रूपी नगर में नाही मतलब नहीं है, यानी प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है कि कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, यानी प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है। प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है, तो इस नगर में हम क्यों बसें, इस नगर में हम क्यों बसें और इस नगर में हम अपने जीवन को क्यों निभाएं, ठीक है ना। इस नगर में हम क्यों बसें और अपने जीवन को क्यों निभाएं, क्योंकि ये नगर ऐसा है जिसमें लगा लगी यानी मिलन, मेल मिलाप, ठीक है ना। लगा लगी मतलब मेल मिलाप, लोइन माने नेत्र करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रेम रूपी नगर में मेल मिलाप नेत्र करते हैं, और नाहक माने व्यर्थ में मन हमारा बंध माने बंध जाता है, बंध जाही मतलब बंध जाता है, यानी मन में सारा दिन सोच विचार और चिंताएं चलती रहती हैं, इसलिए प्रेम करना व्यर्थ है, ठीक है ना। कवि क्या कहते हैं कि प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है, तो हम व्यर्थ में इस नगर में क्यों बसें, अर्थात हम क्यों प्रेम करें और इसमें अपने जीवन को क्यों बर्बाद करें, क्यों निर्वाह करें, ठीक है ना। क्योंकि ये नगर ऐसा है जिसमें मेल मिलाप हमारे नेत्र करते हैं, परंतु हमारा मन व्यर्थ में बंध जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे, तो एक तरफ लिखना है क्यों बसिए, दूसरी तरफ बंध जाही, ठीक है। संदर्भ पूर्वोक्त प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में कवि ने प्रेम को व्यर्थ बताया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि प्रेम को निरर्थक बताते हुए कहते हैं कि प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है, अतः हम उस नगर में क्यों रहें और जीवन निर्वाह करें, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर मिलन तो नेत्र करते हैं, परंतु मन व्यर्थ में बंध जाता है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद, दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, असंगति। असंगति अलंकार इसलिए है क्योंकि काम कोई और कर रहा है और नष्ट कोई और यानी प्रभाव किसी और के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि काम नेत्र कर रहे हैं और प्रभाव मन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए असंगति अलंकार। द्रग उर्झत कुटूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, अपरति गांठी दुर्जन हिये दई नई हरीति, दई नई हरीति। बहुत अच्छा दोहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। देखो कवि प्रेम को निरर्थक बताते हुए क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी नई रीति है, दई माने दिया है, दई माने दिया है, नई यह रीति किसने दिया है, विधाता ने। विधाता ने यह नई रीति दे दिया है, नियम दे दिया है
कि जिसमें प्रेम के रूप में विधाता ने यह नया नियम दिया है कि जिसमें हमारे नेत्र उलझते हैं, द्रग उर्झत, यानी हमारे नेत्र उलझते हैं। देखो जब दो चीजें उलझती हैं तो टूटेंगी भी वही चीजें जो उलझती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें होता क्या है कि उलझते तो नेत्र हैं परंतु टूटते परिवार हैं। टूटत कुटुंब मतलब टूटते परिवार हैं। उलझते तो नेत्र हैं परंतु टूटते परिवार हैं। और जब नेत्र उलझते हैं तो दो मन जुड़ते हैं, ठीक है ना। जुरत चतुर चित प्रीति, जुरत माने जुड़ते हैं, चतुर माने यानी समझदार यानी अच्छे, चित माने मन, प्रीति माने प्रेम में, ठीक है ना। और प्रेम में दो मन जो हैं, चतुर मन जो हैं आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना। जुरत माने जुड़ते हैं, चित माने मन, प्रीति माने प्रेम में। लेकिन जो मन, जैसे अगर दो धागे को अगर मैं स्केच को अगर तोड़ दूं तो बीच से अगर आप लोग जोड़ेंगे तो इसमें एक गांठ पड़ेगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि प्रेम एक नीति है जिसमें जो चीजें जुड़ती हैं गांठ उसके ऊपर नहीं पड़ती। गांठ किसके ऊपर पड़ती है? परति गांठ दुर्जन ही है। परति माने पड़ती है, गांठ ही माने गांठ, दुर्जन माने बुरे लोगों के, ही माने हृदय में, यानी बुरे लोग जो होते हैं हमेशा प्रेमी और प्रेमिका से जलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कवि कहते हैं कि भाई ये ऐसी रीति है जिसमें नेत्र उलझते हैं, टूटते परिवार हैं, जबकि टूटना किसने चाहिए? नेत्रों को, ठीक है ना। और जब मन जुड़ते हैं तो गांठ भी मन में पड़नी चाहिए, लेकिन गांठ किस में पड़ती है? दुर्जन लोगों के हृदय में, वो जलते हैं, ठीक है ना। पता नहीं विधाता ने एक ऐसी नई रीति को दे दिया है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा दोहा है, देखो इसमें वास्तविकता को बताया गया है। ऐसे दोहा को बिहारी जी को लिखना चाहिए था, ठीक है ना। और लिखे भी हैं, लेकिन और थोड़ा लिखना चाहिए था। आप लोगों को एक तरफ लिखना है दृग उर्झत, दूसरी तरफ यह रीति। संदर्भ पूर्वत, प्रसंग भी पूर्वत, यानी प्रेम को व्यर्थ बताया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि प्रेम की यह रीति बड़ी अजीब है कि इसमें उलझते प्रेमी और प्रेमिका के नेत्र हैं परंतु टूटते उनके परिवार हैं, तथा जुड़ते प्रेमी और प्रेमिका के मन हैं परंतु गांठ दुर्जनों के मन में पड़ती है, अर्थात प्रेम करना ही व्यर्थ है, ठीक है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, असंगति अलंकार, क्योंकि काम कोई और कर रहा है, प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए असंगति अलंकार। तो यहाँ से वीडियो खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।